हाय गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं। देखिए, और कुछ कोट्स की भी बात कर लेंगे जो कई सारे ऑथर्स ने लिखा है। विलियम एडवर्ड्स जो कि हिस्टोरियन हैं, उन्होंने लिखा था 1859 में कि पुलिस जो है वो लोगों के लिए एक स्काउरेज बन गई थी। मतलब वो पुलिस लोगों की हेल्प करने की बजाय उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनको ऑप्रेस कर रही थी। तो लोग जो है वहाँ की पुलिस से भी तंग आ चुके थे। ठीक है, और भी कुछ बेसिक रीजंस की बात करते हैं। और जो कुछ रीजंस ये हैं कि जो ब्रिटिश यहाँ आए थे तो वो फॉरेनर्स बन के आए थे, लेकिन फॉरेनर्स बन के यहाँ रहे भी और वो यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये इसकी वजह से जो है यहाँ के लोगों की नज़र में वो हमेशा फॉरेनर ही रहे, unlike other previous foreign conquerors or invaders who became kind of Indian later on in their lives when they started ruling। और उन्होंने वहाँ यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ किया, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो बस केवल एक मोटो से आए थे कि वो एक्सप्लॉइट करना है यहाँ के लोगों को और यहाँ से वेल्थ लेकर के अपने रिटायर होने के टाइम पर ब्रिटेन में बस जाना है। तो इसीलिए एक कोटेशन ये है आपका, ये बेसिकली आपके सैयद अहमद ने बोला था कि इवन नेटिव्स ऑफ हाईएस्ट रैंक नेवर केम इनटू प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स बट विद एन इनवर्ड फियर एंड ट्रेम्बलिंग। मतलब यहाँ की जो रिच क्लास होती थी वो भी उनको भी वो एज एन इन्फीरियर ट्रीट करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, क्योंकि वो इसी टाइम पे बहुत सारी वॉर्स लड़के आए थे। हालांकि वो बहुत सारी वॉर्स में जीते भी थे एक्सेप्ट द फर्स्ट अफगान वॉर, जिसमें एल्फिंस्टोन मैस्कैरे हुआ था, और जो लॉर्ड एल्फिंस्टोन जिनकी लीडिंग में वो ट्रूप जा करके अफगानिस्तान में लड़ी थी, फिर उनको वहां से भगा दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली पंजाब वॉर्स और क्रिमियन वॉर्स, पंजाब वॉर 1845 से 46 के बीच में फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर या एंग्लो सिख वॉर्स हुआ था, और दूसरा वॉर 1848 से 49 में हुआ था। तो इन वॉर्स की वजह से जो ट्रूप्स है, ब्रिटिश ट्रूप्स, वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिपॉयज़ ने जो म्यूटिनी की, और क्रीमियन वॉर हुआ था 1845 से 56 के बीच में। ठीक है, और फ्रेडरिक हॉलिडे जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने 1858 में कहा था कि बंगाल की आर्मी is more or less mutinous and it is always on the verge of revolt and certain to have mutined at one time or another as soon as provocation might combine with opportunity। तो according to Frederick Holiday, the Bengal sepoys specifically, to be specific, were was about to tend to revolt because वो उनमें एक rebellious टेंडेंसी थी, बिकॉज वो एक तरह से मतलब अपने जो वो डिजर्व करते थे उससे कुछ नीचे उसमें समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कई बार बंगाल में म्यूटिनी भी हो चुकी थी इससे पहले भी। और सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि At length, the Hindustanis fell into the habit of thinking that all the laws were passed with a view to degrade and ruin them and to deprive them and their fellows of their religion. Such acts as were repugnant to native customs and character, whether in themselves good or bad, increased their suspicion। और हमेशा जैसे ब्रिटिश की जो टेंडेंसी थी ना कि बेसिकली जो एग्रीमेंट्स वो करते थे उसको कभी निभाते नहीं थे और उसको अपने हक में बाद में मोड़ लेते थे। तो बेशक वो कभी कुछ अच्छे इंटेंशन से भी करें, तो इंडियन लोगों में एक टेंडेंसी हो गई थी कि वो कुछ भी लेके आए ब्रिटिश तो उनको एक शक की निगाह से देखना कि ये अब दोबारा कुछ एक्सप्लॉइट करेंगे या अब दोबारा कोई कर लगा देंगे। तो हर लॉस को वो सस्पिशन के साथ देखते थे। तो ये उस टाइम का बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ अर्ली रिवॉल्ट्स की बात कर लेते हैं कि पहले जो है इस 1857 के रिवोल्ट से पहले भी कुछ रिवॉल्ट्स हो चुके थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में, और 47th रेजिमेंट ने बैराकपुर में आपके म्यूटिनी की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो बर्मा में सी रूट से होके नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। ठीक है, 7th बटालियन रिवोल्ट हुई थी 1844 में। 1844 में 7th बटालियन रिवोल्ट हुई थी बिकॉज क्योंकि उनको जो है फॉरेन अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, या ये कह सकते हैं भत्ता नहीं दिया जाता। और जब उन्होंने मांग की कि हमें जो है फॉरेन अलाउंस दिया जाए, तो उनको डिसबैंड कर दिया गया उस 7 बटालियन रिवोल्ट। मतलब 7 बटालियन इकट्ठे, ये 7th नहीं 7 पढ़िए इसको, 7 बटालियन रिवोल्ट, 7 बटालियन को इकट्ठे डिसबैंड कर दिया गया था। और 1763 से 1856 के बीच में 40 मेजर सिपॉय रिबेलियंस हो चुके थे, और बेसिकली बहुत सारे छोटे मोटे रिबेलियन भी होते रहते थे। 100 माइनर रिबेलियन और 40 से ज़्यादा जो है
बेसिकली मेजर रिबेलियंस हुए थे, और ये जो मेजर रिबेलियंस होते थे इनको कोई राजा, नवाब, जमींदार से या कोई आपके एरिस्टोक्रेसी क्लास से कोई लीड कर रहा होता था। और संथाल ट्राइबल्स ने 1856 में बिहार और बंगाल में बेसिकली आपके रिवॉल्ट किया था, और वो बेसिकली तंग आ चुके थे अपने ऑपरेशन से, ब्रिटिश रूलिंग की रेजीम की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, और वो खुद का अपना एक स्टेट बनाने का सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने रिबेल किया था और काफ़ी बहादुरी से लड़े, और फिर लेकिन बाद में इन्हें क्रश कर दिया गया था 1856 में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अर्ली रिवॉल्ट्स। अब पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी क्लास ने रिवॉल्ट में पार्ट लिया और क्यों लिया, उनके खुद के रीजंस क्या थे। ठीक है, सबसे पहले जमींदारी और तालुकदार क्लास की बात कर लेते हैं। इनकी जो लैंड थी वो छीन ली गई, और केवल लैंड उन्हीं लोगों को दी गई जो एक बड़ा रेंट दे सकते थे, मोटी रकम दे सकते थे ब्रिटिश को। और जब वो मोटी रकम देने में नाकाम हो जाते थे तो उनकी जमींदारी छीन करके किसी और को दे दी जाती थी, यानी कि वो सारी जमीन छीन करके किसी और को दी जाती थी। तो ओल्ड जमींदार और तालुकदार जो उतने पैसे नहीं दे पा रहे थे उनको उनकी जमीन से हटा दिया गया, और प्लस ब्रिटिश अपने मनपसंद आदमी को भी वहाँ का जमींदार बना देते थे। जो ट्रेडिशनल जमींदारी राइट्स सब वो चले गए। तो जमींदार और तालुकदार जो थे उन्होंने इस रिबेलियन में या रिवॉल्ट में पार्ट लिया। पीजेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी फेमाइंस पड़ रही थी, अकाल पड़ रहे थे। ठीक है, सूखा पड़ रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया था ब्रिटिश सोसाइटी में। हर एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो है बहुत ज़्यादा करप्शन चार्ज करता था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम की वजह से पुअर्स को ऑपरेशन मिलता था, और रिच जो है उनको ऑपरेट करने में तकरीबन सक्सेसफुल हो जाते थे, क्योंकि कोर्ट में केसेस लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है जो पीजेंट्स के पास या गरीब किसानों के पास नहीं होता था। ठीक है, ऑपरेशन से वो तंग आ गए थे। मिडिल और अपर क्लास क्यों तंग आ गई थी? जैसे हैंडीक्राफ्ट्समैन, मौलवी, पंडित, ये जब राजा नवाब वगैरह होते थे तो इनके दरबार में कोई ना कोई काम इनके लिए होता था, लेकिन जब राजा नवाबों से उनका राज्य छीन लिया गया तो फिर इन लोगों के लिए भी कोई काम नहीं रहा, इनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। तो ये लोग भी, इन लोगों ने भी आपका बेसिकली रिवॉल्ट में पार्ट लिया। अब पेशवा उसमें नाना साहेब जो आपके बाजीराव के बेटे थे, नाना साहेब वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव 2 के। तो उनके यहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर डलहौजी ने उनकी पेंशन बंद करा दी, और उनको बेसिकली बोला कि आप जाकर के वहाँ रहो, लखनऊ में रहो, सॉरी आपके कानपुर में रहो जाकर के। ठीक है, झांसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, और झांसी की रानी को उनके बेटे को राजा ने बना दिया, क्योंकि वो भी एक दत्तक पुत्र था। और मुगल्स क्यों उनसे नाराज थे ब्रिटिश से? क्योंकि बहादुर शाह को बोला गया कि आप लाल किला छोड़ करके कुतुब में जाकर के एक छोटे से घर में जाके रहो, तो इसीलिए मुगल्स ऑल्सो गॉट रेडी टू बेसिकली टू बी अ पार्ट ऑफ रिबेलियन और रिवॉल्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि और क्या रीजन थे। क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन बढ़ने लगा था उस वक्त, और बहुत चैपलेंस यानी कि क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होता है आर्मी में, उसको आपके ब्रिटिश कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता था। और 1850 में एक लॉ आया कि क्रिश्चियन कन्वर्ट को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट दिया जाएगा। तो इससे जो है सिपॉयज स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आपके बॉदर हो रहे थे। सिपॉयज का जो इमीडिएट कॉज था वो था कार्ट्रिज, जिसमें बीफ और बेसिकली पिग का जो मटन होता है वो उसका पार्ट होता था। ठीक है, और उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की जाती थी सिपॉयज के साथ। सिपॉय जो है कितना भी कर ले एक सूबेदार की हैसियत से ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता था, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था रेशियल बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों के बेसिस पे, और अपमानित ढंग से रखा जाता था। ठीक है, और उनको फॉरेन सर्विस अलावेंस भी नहीं दिया जा रहा था, और जो बाकी यूरोपियन सिपॉयज को मिल रहा था। तो ये सब रीजंस भी थे जिससे सिपॉयज वॉर Sepoys became at the verge of revolt। ठीक है, अब इमीडिएट कॉज की बात कर लेते हैं। बाय 1857 द मटेरियल फॉर मास अपीवल वाज रेडी। अब तक हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे असंतोषजनक स्वभाव जो है लोगों में हो चुका था, और लोग जो है तंग आ चुके थे ब्रिटिश ऑपरेशन की वजह से। बस एक माचिस की तीली की ज़रूरत थी जो उससे आग लग सके, और वो जो स्पार्क, वो बारूद आया, वो बेसिकली इस इंसिडेंट से आया कि एक नई कार्ट्रिज आई रॉयल एनफील्ड राइफल में। तो उस कार्ट्रिज में क्या होता था, ये ऐसी कार्ट्रिज है आप देखिए, इसमें यहाँ पे ग्रीस होती थी, यहाँ पे बुलेट होता था, यहाँ पे गन पाउडर होता था, यहाँ पे पेपर केस होता था। तो ये जो कार्ट्रिज है मुंह से तोड़नी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ के इसके टॉप पर इस कार्ट्रिज में इसको ऑयली बनाया गया था, और इसमें जो है बीफ और बेसिकली पिग का जो गोश्त होता है वो यहाँ पे रखा रहता था, तो मुंह से खींचने पे वो मुंह में अंदर जाता था। तो बेसिकली जो सिपॉयज थे दे वो वेरी रिलीजियस नेचर, एंड दे वेदर दे बी मुस्लिम और दे हिंदू, बोथ ऑफ देम
वर सस्पिशियस कि ये जो है इनके रिलीजन को भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ये उनके रिलीजन के साथ इंटरफेयर करता था। ठीक है, तो इट बिकेम इमीडिएट कॉज। और जो बेसिकली जो ग्रीस था वो पिग फैट और मटर पिग फैट और बीफ से बना हुआ था, तो सिपाही जो थे उनको अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने रिबल किया। तो ये जो फैक्टर था ये इट बिकेम इमीडिएट कॉज, और यहीं इससे मेरठ में जो है रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब रिवॉल्ट की कुछ और बातें कर लेते हैं कि रिवॉल्ट के बारे में दो तथ्य उभर कर आते हैं, दो बेसिकली स्पेकुलेशन उभर के आती है, क्योंकि जो डेटा है उस टाइम का कोई डेटा हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन बुक्स में और ब्रिटिश रिकॉर्ड से मिलता है वही है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो रिवॉल्ट था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और वाइड स्प्रेड था, दूसरा आपका कहता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड या वाइड स्प्रेड नहीं था। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वाइड स्प्रेड वाले कहने वाले लोग कहते हैं कि चपातीज, रेड लोटसेस और प्रोपेगेंडा के थ्रू सन्यासी, फकीर और मदारीज के थ्रू जो है ये अपना प्रोपेगेशन करते थे और ये अपनी आइडियोलॉजी को इधर उधर बेसिकली प्रोपेगेट करते थे कि हम जो है रिवॉल्ट कर रहे हैं और ब्रिटिश रजीम को हम उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि नाना साहेब और मौलवी अहमद शाह ऑफ फैजाबाद उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था कॉन्स्पिरेसी में। मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्लाह भी बोलते थे उनको, तो इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया। ये इन स्कूल ऑफ थॉट का कहना है, जो ये कहते थे कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड रिवॉल्ट था। ठीक है, और बहुत सारी इंडियन रेजिमेंट को केयरफुली लिंक किया गया था सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसने 31 मई 1857 का दिन रखा था रिबेलियन के लिए। तो ऐसा भी कहना है इस स्कूल ऑफ थॉट का। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ऐसा कोई भी स्क्रैप ऑफ पेपर या कोई विटनेस नहीं है जिसके थ्रू हम ये कह सकें कि ये आपका जो इस बेसिकली ये 1857 का रिबेलियन है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। और अगर सच की बात करें तो सच इन दोनों एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स के बीच का हो सकता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने सोचा ज़रूर होगा कि वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रिवॉल्ट करें, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई होगी। तो ठीक है, ये आपका था बेसिकली स्पेकुलेशन और स्कूल ऑफ थॉट की बात की किस तरह से रिवॉल्ट कैरी आउट किया गया। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। 29 मार्च 1857 को सबसे पहला आउटब्रेक हुआ मेरठ में। मेरठ में मंगल पांडे बैराकपुर में मार्टियर बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली उन्होंने जो है वहाँ के ऑफिसर को मार गिराया था और उनको ट्रायल में फिर सूली चढ़ा दिया गया बेसिकली, क्योंकि वो इस कार्ट्रिज के खिलाफ थे। ठीक है, और ऑफिसर्स को मार दिया गया। फिर उनके मार्टियर होने के बाद में 24 अप्रैल 1857 को 90 मैन को थर्ड नेटिव कैवलरी जो थी वो उनको बेसिकली डिसबैंड किया गया, क्योंकि उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो जो पहली लहर उठी थी वो मंगल पांडे से उठी थी। 9 मई 1857 को क्या हुआ? 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड। ये जो थर्ड नेटिव कैवलरी ने रिफ्यूज किया था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज करने से, उसमें से अब 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की सजा सुना दी गई कि 10 साल की सजा हो जाएगी आपको। ठीक है, और ये एक फिर यहीं से एक जनरल म्यूटिनी का जो आपका जो प्रभाव उभरा वो मेरठ से उभरा। ठीक है, फिर 10 मई को क्या हुआ? देखिए, सब कुछ 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है। फिर 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी ने भी बगावत कर दी। फिर 9 मई को उनको 10 साल की सजा सुना दी गई। 10 मई को क्या हुआ कि जो बाकी ऑफिसर्स, बाकी जो सिपाहीज थे, उन्होंने क्या किया? जिनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी उनको जेल से निकाल दिया और अपने ऑफिसर्स को मार करके वो बेसिकली दिल्ली की तरफ चल पड़े। ठीक है, दे सेट ऑफ टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। ठीक है, और उसके बाद वो दिल्ली आए। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं था, तो वो सीधे दिल्ली आए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मुगल के जो सल्तनत के आखिरी राजा हैं जो कि बहादुर शाह 2, तो उनको हम अपना राजा बनाएंगे और मुगल सल्तनत बनाएंगे और पूरा इंडिया जो है यूनाइटेड हो जाएगा और उनके लीडिंग में हम लड़ेंगे, उनको लीडर बनाकर अपना। ठीक है, और मेरठ में रिवॉल्ट शुरू हुआ जो कि 36 मील दूर है दिल्ली से, और 10 मई 1857 को ये रिबेल जो है वो पूरी तरह से फोर्स ले चुका था और नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचने लगा था। ठीक है, मेरठ के जो सोल्जर्स थे वो पहले दिल्ली में आए। ठीक है, और लोकल इन्फेंट्री थी वहाँ की, वो ज्वाइन की उन्होंने। मतलब लोकल इन्फेंट्री जो बहादुर शाह के अंडर में, और जो बाकी जो लोकल दिल्ली में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर जो सिपाहीज काम करते थे वो भी इनके साथ हो गए। ठीक है, और उन्होंने अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया और दिल्ली कैप्चर कर लिया और बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। ठीक है,
और बहादुर शाह ने दूसरे चीफ और रूलर्स को इंडिया में लेटर्स लिखे, अपील की कि वो भी यूनाइट हो जाएं और इन सिपॉयज की मदद करें और इन सिपॉयज की तरफ से लड़ें, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जो है ब्रिटिश की हेल्प करते रहे और उनका साथ देते रहे इस रिबेलियन को क्रश करने में। और जो बेसिकली रूलर्स थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जरूर ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, लेकिन जो उनकी आर्मी थी उसमें जो सिपॉयज थे वो भी एट द वर्ज ऑफ रिवॉल्ट रहे, क्योंकि वो समहाउ सपोर्ट करते थे इन सिपॉयज को, ठीक है, क्योंकि वो भी सफर कर रहे थे कहीं ना कहीं। अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब, इन सारे जगहों पर जो है ब्रिटिश तख्ता हिल गया था पूरी तरह से इन सिपॉयज की वजह से। और 20,000 ग्वालियर ट्रूप जो है वो तात्या टोपे के पास चली गई और रानी ऑफ झांसी के पास चली गई उनका साथ देने के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। राजस्थान और महाराष्ट्र भी, वहां पे भी कुछ लोकल रिबेलियन हुआ और वो ब्रिटिश को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे, ठीक है। लोकल रिबेलियन ऑल्सो अकर्ड इन हैदराबाद एंड बंगाल, हैदराबाद और बंगाल में भी हुआ। और उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर रिवॉल्ट्स हुए, सिविलियन पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व हो गई सिपॉयज के साथ साथ, ठीक है। और कई जगह तो सिविलियंस ने बहुत ज्यादा हुड़दंग मचा करके बहुत बढ़िया रिवॉल्ट किया था, ठीक है। और फिर ब्रिटिश को जो बेसिकली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी सिपॉयज के अगेंस्ट कंट्रोल करने के लिए, और अवध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न बिहार और इन सब जगहों पर बेसिकली कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी बहुत मैस्कर किया और विलेजर्स को मार दिया, बच्चों औरतों सबको मार दिया और पूरे कहीं कहीं तो पूरे गांव जला दिए थे, ठीक है, ब्रिटिश ने। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसमें किसी ने कोई जात पात धर्म भेद नहीं देखा और सब मिलजुल कर सबने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, ठीक है। और 1857 जो है बेसिकली ये आपका प्रिडिक्ट करता है, ये डिक्टेट करता है कि 1858 से पहले पॉलिटिक्स जो है कम्युनल नहीं थी और इतना ज्यादा डिवीजन नहीं था सोशल स्ट्रक्चर पे, ऐसा कहना है बिपिन चंद्रा का, ठीक है। तो अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। W.H. रसल का एक स्टेटमेंट है। W.H. रसल जो आपके बेसिकली एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि द म्यूटिनीज हैव प्रोड्यूस्ड टू मच हेट्रेड एंड इल फीलिंग बिटवीन द टू रेसेस। सॉरी, W.H. रसल इनके ब्रिटिश ऑफिशियल थे। इन्होंने लिखा द म्यूटिनीज प्रोड्यूस्ड टू मच हेट्रेड एंड इल फीलिंग बिटवीन द टू रेसेस टू रेंडर एनी mere change of the names of rulers a remedy to the evils which affect India in which those angry sentiments are most serious exposition. So basically in no instance is a friendly glance directed to the white man's carriage or that language of the eye who can doubt it. So basically जो सिविलियन जो हॉस्टाइल नहीं भी थे ब्रिटिश को या ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन में पार्ट नहीं भी ले रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक थे सिपॉयज के लिए, तो सिपॉयज के लिए और रिवॉल्ट करने वाली आर्मी और सिविलियंस के लिए। तो वो कभी कभी ब्रिटिश कभी पूछते हुए आते तो उनको भी वो गुमराह कर देते थे और गलत एड्रेस दे देते थे और बेसिकली दे वर समहाउ सिंपैथाइजिंग द रिबेलियंस। तो ये कहते हैं कि कहीं पे भी आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उस वक्त आंखों में लोगों के गुस्सा दिखता था हमेशा, और जो है उनको मदद नहीं मिल रही थी जो अब तक मिलती आई थी, ठीक है। तो और जो मेन स्टॉर्म सेंटर्स थे रिवॉल्ट के वो दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ, झांसी और बिहार में अर्रा नाम की जगह थी, ठीक है। तो दिल्ली की सबसे पहले बात कर देते हैं। दिल्ली में आपका लीडरशिप, जो नॉमिनल लीडरशिप थी वो बहादुर शाह के नाम पर रखी गई, ठीक है, जो लास्ट एम्परर था मुगल सल्तनत का। और वहां पे सबसे एक बहुत ही उम्दा एक जनरल थे बख्त खान, उन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था, फिर बरेली के रिवॉल्ट को लीड किया और दिल्ली लेके आए बरेली से आपके सिपॉयज को और वहाँ की आर्मी को, और रिवॉल्ट करने में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दिल्ली से लड़े। और बख्त खान बेसिकली पहले सूबेदार थे एक ऑर्डिनरी आर्टिलरी में, और बख्त खान ने पॉपुलर और प्लेबियन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हेडक्वार्टर ऑफ रिवॉल्ट में दिल्ली में बेसिकली। और जब ब्रिटिश ने दिल्ली ऑक्यूपाई कर लिया 17 सितंबर 1857 में, तो बख्त खान लखनऊ भाग गए और वहां से वो ब्रिटिश से लड़ते रहे और जब तक 13 मई 1859 को वो मार्टियर नहीं हो गए। और बहादुर शाह जो कि सबसे वीकेस्ट लिंक थे इस चेन ऑफ लीडरशिप में, क्योंकि बहादुर शाह बहुत ही अनमने मन से उनको लीडरशिप उनके ऊपर इम्पोज की गई थी, बेसिकली फोर्स की गई थी, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं थे। अगर आप भारत एक खोज का वो एपिसोड देखेंगे 1857 की म्यूटिनी का, तो आपको वहां दिखेगा कि बहादुर शाह वाज फोर्स्ड टू बेसिकली बिकम द
एम्परर दैट ही डिडंट वांट टू बी समहाउ अनमने मन से कि लाइक सब चाहते हैं तो अब कर लेता हूँ ऐसा सोच करके, और ही वॉज नॉट वेरी मच पैशनेट अबाउट द कॉज ऑफ 1857 रिबेलियन। ठीक है, तो बख्त खान और बहादुर शाह दिल्ली में दो नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में जो है रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब। नाना साहिब जो बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे और उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, और उनको पेशवा बनाने से इनकार कर दिया गया था, और उनको पेंशन भी नहीं दी जा रही थी, और बेसिकली उनको जो है एक्सपेल कर दिया गया था कानपुर से और सिपाही की मदद से, लेकिन उन्होंने खुद को पेशवा बनाने का सोच लिया था। ठीक है, उन्होंने कानपुर से इंग्लिश को एक्सपेल कर दिया, इंग्लिश को ब्रिटिश मैन को वहां से निकाल दिया था रिबेल करके वहां पे कानपुर में। ठीक है, और उसी टाइम पे बहादुर शाह को उन्होंने एज अ एम्परर एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा जो फाइटिंग का जो जिम्मा था ना वो तात्या टोपे पर था कानपुर में, और तात्या टोपे जो बेसिकली नाना साहेब के बहुत क्लोज थे। नाना साहेब, तात्या टोपे, ये और झांसी की रानी ये बचपन में साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। ठीक है, जो आपने पोएम में भी पढ़ा होगा, नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग रहती थी। तो बेसिकली वो नाना साहेब हैं बाजीराव टू के दत्तक पुत्र। ठीक है, तो तात्या टोपे वॉज वन ऑफ हिज मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स। तात्या टोपे ने बहुत ज्यादा फेम जो है अचीव किया पैट्रियटिज्म के नाम पे, और बहुत ही डिटरमाइंड वे में फाइट किया, और वो एक स्किलफुल गुरिल्ला ऑपरेशन कंटिन्यू करते रहे इवन आफ्टर दिस रिबेलियन एंडेड। ठीक है, अजीमुल्ला वाज अनदर लॉयल फ्रेंड ऑफ नाना साहिब, एंड अजीमुल्ला खान उनके एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे और उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में नाना साहिब का बहुत साथ देते थे। लेकिन नाना साहिब ने एक ब्रिटिश गैरिसन को प्रॉमिस किया कि वो उनको सेफ कंडक्ट देंगे और उनको रखेंगे और सेफ्टी से उनको जाने देंगे, लेकिन बाद में जो है उनको डिसेटफुली किल कर दिया गया। तो ये एक काला धब्बा माना जाता है नाना साहिब के ऊपर, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं नाना साहिब वॉज बोर्न एज ढोंडू पंत and he was an Indian Peshwa of Maratha Empire, an aristocrat and a fighter. He had led the rebellion in Kanpur during the 1857 uprising. ठीक है, और तात्या टोपे was a general in Indian rebellion of 1857 and one of the notable leaders. He was born as Ramchandra Panduranga to a Maratha Brahmin family and took on the title Tope, meaning commanding officer. So he's तात्या टोपे and he's नाना साहिब। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं आपके लखनऊ के रिवॉल्ट की। लखनऊ में जो रिवॉल्ट हुआ वो बेगम हजरत महल थी। वहां पे बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादर को वहां का रूलर बनाना चाहती थी, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया क्योंकि जो लखनऊ है वो ब्रिटिश एनेक्स करने के मूड में थे, तो ये इसीलिए हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने यहाँ पे झांसी लिखा देख रहे हैं, तो झांसी ये भूल जाएगा, झांसी ये आगे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लखनऊ। अब झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी में 1857 का रिबेलियन भी इसीलिए हुआ क्योंकि झांसी अपने बेटे को, उसका नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था वो आप सोच के बताइएगा। ठीक है, वो अपने बेटे को बनाना चाहती थी वहां का राजा, लेकिन वो बेटा भी उनका दत्तक पुत्र था, तो इसीलिए जो बेसिकली राजा की डेथ के बाद झांसी भी हड़पने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी अंग्रेजों ने, और 1856 में उन्होंने झांसी भी बेसिकली ले ली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी के अंदर। और इसीलिए रानी ने पूरे अपनी तैयारी के साथ पहले अपने सिपाहीज की हेल्प से ग्वालियर को कैप्चर कर लिया, और फिर तात्या टोपे और अपने अफगान गार्ड्स के साथ उन्होंने अंग्रेजों से जमकर लड़ाई की, और लास्ट में जो है ग्वालियर कैप्चर किया। महाराजा सिंधा जो कि ब्रिटिश को लॉयल थे, उन्होंने बहुत जम करके झांसी को कैप्चर करने की ब्रिटिश के साथ कोशिश की, लेकिन जो महाराजा सिंधिया की जो फोर्सेस थी वो अपने मन से रानी के पास आई और उन्होंने रानी को समर्पण किया, और रानी की तरफ से ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन में लड़े, और वो 17 जून 1858 को मार्टियर हो गई। और हीरोज एक बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन तरीके से लड़ा था, वो ब्रिटिश फाइटर था। उसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था, शी वॉज द ओनली मैन इन द बैटल फील्ड, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट क्वीन ऑफ झांसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये झांसी की रानी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार अर्रा की। और बिहार अर्रा में एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वॉज अ डिसकंटेंट जमींदार। उनकी जो जमीन थी वो ब्रिटिश ने ले ली थी, और बेसिकली वो
उनसे ज़मीन लेकर के, वो एक छोटे ताल्लुकदार थे और वो अपनी ज़मीन वापस चाहते थे और अपनी ज़मींदारी भी वापस चाहते थे। उन्होंने बिहार में अर्रा रीजन में रिवॉल्ट को लीड किया। दो वो 80 साल के थे, लेकिन ही वॉज अ वेरी आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर और स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ रिवॉल्ट, और उन्होंने ब्रिटिश से बहुत जम करके डिटरमाइन तरीके से लड़ाई की और बाद में उन्होंने नाना साहिब की फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया और कैंपेन किया उन्होंने अवध और सेंट्रल इंडिया में। और कुंवर सिंह ने ब्रिटिश से कुंवर सिंह ट्रीटेड द ब्रिटिश फोर्स नियर अर्रा, और अर्रा के आसपास किले में नाकाबंदी कर ली उन्होंने और बहुत जम करके लड़ाई की, और 27 अप्रैल 1858 को मार्टियर हो गए वो अपने जगदीशपुर के गांव में। तो ये था आपका अर्रा की बात। और अब बात कर लेते हैं फैजाबाद की, वही अर्रा के आसपास का एरिया है। मौलवी अहमदुल्ला ये थे फैजाबाद में और इन्होंने लीड किया था फैजाबाद में रिवॉल्ट। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला नाम याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, इनको फैजाबाद वाले मौलवी भी कहते हैं। तो ये एक वैसे मद्रास के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने आर्म रिबेलियन प्रीच करना स्टार्ट किया था, लोगों को बहुत अच्छे से ये ट्रेन करते थे और एक तरह से मोटिवेट करते थे रिबेलियन के लिए। तो 1857 में मौलवी अहमदुल्ला को नॉर्थ जाना पड़ा था फैजाबाद, जहाँ पे उन्होंने लार्ज स्केल बैटल इनिशिएट की कंपनी के अगेंस्ट और ट्रूप्स, लेकिन अंग्रेजों ने इनके पास ट्रूप्स भेजी थी ताकि ये जो है इनके ऊपर सेडिशन का फॉल्स चार्ज लगाया। बेसिकली चार्ज तो सही लगाया, लेकिन जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया और एक जनरल रिवॉल्ट जो है वो ब्रेकआउट हो गया। मौलवी अहमदुल्ला ने इसको लीड किया था अवध में। ठीक है, तो ही कैन बी कॉल्ड एज द लीडर ऑफ अवध। और अर्रा, बिहार, अवध ये सब आसपास में ही हैं। ठीक है, लखनऊ में हार के बाद उन्होंने, जब लखनऊ में हार मिली तो फिर रोहिलखंड चले गए। रोहिलखंड से उन्होंने रिबेलियन लीड करने की कोशिश की, लेकिन वहां के राजा पुवैन ने धोखे से इनको मरवा दिया और बदले में अंग्रेजों से 50,000 रुपए लिए। तो ये हैं आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह, और इन्होंने फैजाबाद में रिबेलियन लीड किया और वैसे मद्रास के रहने वाले थे। उसके बाद लखनऊ चले गए। लखनऊ में जो है वहाँ के रोहिलखंड के राजा ने इनकी डिसिटफुली मर्डर करवा दिया। तो ये था आपका। और जो बाद में क्या हुआ, रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि जो है आर्मी थी उस तरह से डिसिप्लिन और पावरफुल नहीं थी जैसे कि ब्रिटिश आर्मी थी। और देयर इज ऑलवेज सेड शेयर करेज कुड नॉट विन अगेंस्ट अ पावरफुल एंड डिटरमाइंड एनिमी हु प्लान्ड इट्स एवरी स्टेप। प्लानिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, और लेकिन उन्होंने अपनी पहली बार ऐसी जी तोड़ कोशिश की थी, तो वो काबिल तारीफ है। रिबेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया 20 सितंबर 1857 को। बहुत ही ज़्यादा एक लंबी और बिटर फाइटिंग के बाद बहादुर शाह को प्रिजनर बना दिया गया और रॉयल प्रिंसेस को कैप्चर करके उनकी हत्या कर दी गई और एम्परर को रंगून भेज दिया गया, जहां वो 1862 में डेथ बेड पे चले गए। जॉन लॉरेंस, आउटरैन, हेवलॉक, नील कैंपबेल, ह्यूरोज, ये कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ लड़ाई की उन्होंने। और एक के बाद एक हर लीडर्स जो था रिवॉल्ट का, उसका जो है वो शाख टूट गई और नाना साहेब को कानपुर में हरा दिया गया। और बेसिकली वो आखिरी तक जो है सरेंडर नहीं करने चाहते थे और वो नेपाल चले गए 1859 में। ठीक है, 1859 में नेपाल चले गए और उसके बाद उनके बारे में, नाना साहब के बारे में कभी किसी को सुनने को नहीं मिला। तात्या टोपे भाग गए सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में, वहां से वो गुरिल्ला वॉर करते रहे। और लेकिन अप्रैल 1859 में उनके खुद के एक जमींदार दोस्त ने उनको धोखा दिया और उनको पकड़ लिया गया जब वो सो रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई ट्रायल में 15 अप्रैल 1859 को। झांसी की रानी बैटलफील्ड पे ही मार्टियर हो गई, शहीद हो गई 17 जून 1858 को। जो 1859 में जो कुंवर सिंह और बख्त खान, कुंवर सिंह जिन्होंने अर्रा में लीड किया था, बख्त खान जो कि दिल्ली में थे, खान बहादुर खान जो बरेली में जिन्होंने लीड किया था, राव साहिब जो कि नाना साहिब के ब्रदर थे और वो भी झांसी की रानी के दोस्त थे। ठीक है, राव साहिब और मौलवी अहमदुल्ला, इन सब की जो है हत्या कर दी गई और ये भी मार्टियर हो गए। और बेगम ऑफ अवध जो है उनको मजबूर कर दिया गया नेपाल में छुपने के लिए। और 1859 के एंड तक आते आते जो है ब्रिटिश ने फुली अपनी कॉन्क्वेस्ट को फिर से री इस्टेब्लिश कर लिया और सारा जो
हिस्सा जिन्होंने खोया था वो अख्तियार पा लिया उस पर। लेकिन जो ये रिवॉल्ट था ये इन वेन नहीं था, इससे लोगों में अंदर मोटिवेशन आया, लोगों को पता चला कि उनसे क्या गलतियां हुई और आगे अगर ऐसा डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई की जाए तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जा सकता है। ये मोटिवेशन आया, लोग जो है डर से ऊपर उठकर आए और एक ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ जंग थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस रिवॉल्ट की वीकनेस क्या थी। जो वीकनेस ये थी कि जो इंडियन सिपॉयज थे उनके पास मॉडर्न वेपनरी नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और एक गुड लीडरशिप की भी कमी थी। और जो रिवॉल्ट था वो पुअरली ऑर्गेनाइज था, कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज्यादा कमी थी और कंसेंसस की भी कमी थी। सभी अपनी अपनी अलग अलग वजहों की वजह से मतलब अलग अलग वजहों की वजह से रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक सेम रीजन नहीं था। और अगर कहीं पे वो ब्रिटिश को उखाड़ भी फेंकते तो उसकी जगह प्लांट क्या करना है, उनके पास ये प्लानिंग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से उन्होंने ब्रिटिश को उखाड़ फेंका, मेरठ से उन्होंने उखाड़ फेंका, लेकिन उसकी जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होगा उसका कोई इन्होंने नहीं सोचा और उसकी कोई अच्छे से प्लानिंग नहीं की। ठीक है, सिपॉयज थे वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, सेल्फलेस थे, लेकिन इल डिसिप्लिन भी थे, उनको पता नहीं था आगे क्या करना है और कई बार आपस में भी लड़ जाते थे। ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट था और आपस में अलग अलग बटालियंस की कोऑर्डिनेशन नहीं थी और एक लीडरशिप नहीं था और सब अपने अपने ढंग से जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। ठीक है, और एक बार जहाँ पे ब्रिटिश पावर को ही ओवरथ्रो कर देते थे वहां पे स्टैब्लिश क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे थे और कोई लीडरशिप नहीं थी। बेसिकली अपने लेवल पे ही जो कर पा रहे थे वो कर रहे थे और यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं था। कहीं पे एक जगह लड़ाई हो रही तो कहीं एक जगह बिल्कुल शांत है और आपस में भी सस्पिशंस था और एक दूसरे से जेलस भी रहते थे और कई बार सुसाइडल क्वारल्स होते थे। फॉर एग्जांपल बेगम ऑफ अवध जो थी वो मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद के थे उनके साथ कई बार लड़ाइयों में फंसी और मुगल प्रिंसेस सिपॉयज जनरल से लड़ते थे। तो ये सारी चीजें थी और पीजेंट्स जो थे वो अपने लिए लड़ रहे थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मनी लेंडर की बुक फाड़ने में। और जहां जहां पे किसी किसी का कोई अगर जो कंसेप्ट था, जो मोटो था वो पूरा हो जाता था तो वो रिवॉल्ट बीच में ही छोड़ देता था। फॉर एग्जांपल जो तालुकदार्स थे उनको जमीन ब्रिटिश ने ऑफिशियल तरीके से वापस करने का वादा किया और उनको कहा कि आपको हम जमीन दे देंगे, आप रिवॉल्ट छोड़ दो। तो उन्होंने जमीन ले ली और रिवॉल्ट जो है छोड़ दिया और अंग्रेजों की साइड हो गए, बेसिकली चुप हो गए। तो ये सब हुआ और मॉडर्न नेशनलिज्म जो है अभी तक लोगों को पता नहीं था, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो नहीं था लोगों में। जो पैट्रियटिज्म का मतलब ये था कि बस एक पर्टिकुलर रीजन को जो है अपना सर्वस्व वो देने की बात करते थे। एक ऑल ओवर इंडिया का जो आइडिया अभी हम जिस इंडिया की बात करते हैं वो इंडिया तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फेलियर रहा, ये फेलियर बिल्कुल नहीं रहा। ये अपने आप में लोगों की जीत थी, लोगों के आत्मसम्मान की जीत थी। और तो इस तरह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने एक बहुत ही ज्यादा उम्दा रोल प्ले किया इंडियन लोगों को साथ में लाने का और एक सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करने का और उनमें एक अवेयरनेस पैदा करने का कि वो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 1857 की बात थी। और क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी कि जो और लोग जो थे जैसे सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा और दूसरे राजपूत रूलर्स, भोपाल का नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद और कश्मीर के रूलर, नेपाल के राणा और बहुत सारे रूलिंग चीफ हैं, वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे सप्रेस करने में इस रिवॉल्ट को, जो कि ये वास्ट टेरिटरी में फैल तो चुका था लेकिन ये पूरी कंट्री को नहीं कर पाया था। साउथ में जो है बिल्कुल ये पहुंच भी नहीं पाया था। ठीक है, तो ये जो रूलर्स थे ये ब्रिटिश को हेल्प भी दे रहे थे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में कहा भी था कि ये जो रूलिंग चीफ्स थे ये जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, ये बेसिकली दे एक्टेड एज ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म व्हिच कुड हैव अदरवाइज स्वेप्ट अस इन वन ग्रेट वेव। मतलब अगर इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प करके नहीं अगर हेल्प न की होती और शायद सिपॉयज की हेल्प की होती और इन्होंने शायद लीड किया था क्योंकि दे हैड द गुड लीडरशिप क्वालिटी, और अगर इन्होंने लीड किया होता तो शायद 1857 में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि अंग्रेज को यहाँ से भारत छोड़कर जाना पड़ता। ऐसा खुद लॉर्ड कैनिंग ने कहा था अपने ही वर्ड्स में। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, वेस्टर्न पंजाब, ये सब जो है यहाँ तक रिबेलियन पहुंचा नहीं और इवन दो यहाँ पर लोगों में जो है उत्सुकता थी और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जो रिच क्लास थी उन्होंने रिबेल्स को सपोर्ट भी करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिस्सा था और
ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। और बहुत सारी क्लास जो है रिबेल्स को जो है सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो रिबेल्स के पास बेसिकली उनका खुद का पैसा नहीं था, खुद के पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो मर्चेंट्स से पैसा मांगते थे, मर्चेंट्स नहीं देते थे, तो वो कई बार मर्चेंट्स से ज़बरदस्ती वेल्थ ले लेते थे, गुड्स ले लेते थे। तो मर्चेंट्स का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो है रिबेल को सपोर्ट करें। इसीलिए मर्चेंट्स जो है ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। जो बड़े मर्चेंट्स थे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था कि प्रॉफिट मिले। जो बंगाल के जमींदार थे वो भी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, और एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इंटेलिजेंसिया क्लास थी वो भी रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि एक उस एजुकेटेड क्लास में ये कहीं धारणा थी कि ब्रिटिश रूल जो है मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहा है, तो ब्रिटिश रूल का होना ज़रूरी है इंडिया की तरक्की करने के लिए। तो उस वक्त उनको नहीं रियलाइज हुआ, हालांकि बाद में दीज एजुकेटेड इंडियंस विल बिकम पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट इनटू दिस रिवॉल्टिंग एंड दे क्रिटिसाइज द रिबेलियंस बिकॉज ऑफ देयर पेटी रीजन, जैसे कि रिलीजन को लेकर के वो रिबेलियन खड़ा हुआ था, और जो सुपरस्टिशंस थे, और ये जो कई सारे रिवॉल्ट सही जगह जो शुरू हुए थे वो इन सब वजह से भी शुरू हुए थे कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए थे तो ये लोग उसके भी अगेंस्ट थे, इसलिए भी कई बार रिवॉल्ट हुआ था। तो इंटेलिजेंट क्लास या एजुकेटेड इंडियंस वर नॉट सपोर्टिंग द रिवॉल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम के एजुकेटेड इंडियंस एंटी नेशनल थे, क्योंकि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जिसकी हम आज बात करते हैं वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक हाइंडसाइट व्यू हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें थी, और 1857 का जो रिबेलियन था वो अपने आप में एक फार साइटेड रिबेलियन था। अगर हम इसकी बात करें तो वो फॉरेन रूल की जो कह सकते हैं आपकी निर्ममता है उसको बहुत पहले ही समझ गए थे, जहाँ पे बाकी इंडियंस को लग रहा था कि जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ पे सच में कुछ रिफॉर्मेटरी काम कर रहे हैं। बाद में सबको ब्रिटिश की इंटेंशन का पता लगा और तभी नेशनल मूवमेंट ने जन्म लिया। तो ये सारी जो बातें थी आपकी 1857 के रिवॉल्ट की बातें थी। 1857 की क्रांति हमने खत्म कर ली है, और होपफुली आगे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।